Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video number 2, we will cover the vocabulary we discussed in video number 1. यानी मैंने आपको जो लास्ट लेसन जो चैप्टर था हमारा द लास्ट लेसन उसकी मैंने आपको समरी करवाई थी वीडियो नंबर 1 में, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप असाइनमेंट वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट कर लें और एक तरफ उसका प्रिंट आउट लें और उसकी बैक साइड पर जो है मैं आपको लिखवाऊंगा वो वोकैबुलरी आप नोट करें, है ना। तो ये आपको एग्जामिनेशन डेज में भी हेल्प करेगी और ओवरऑल लॉन्ग रन में हमको अगर अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो हमारी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। तो हर वीडियो में अगर हम 5 से 10 नए शब्द सीखेंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में एक बहुत अच्छा एक तरह से हमारे दिमाग में एक तरह से पूरा एक बैंक तैयार हो जाएगा वर्ड मीनिंग्स का, है ना। बट ग्रेजुअली ही कोई भी चीज़ सक्सेस होती है, तो उस हिसाब से मैं ये आपको लिखवा रहा हूँ, राइट। चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा जो मैंने असाइनमेंट्स आपको दिए हैं उसमें कुछ वर्ड जो हैं उसमें से जब मैं आपको स्पेशली टीच कर रहा था चैप्टर, तो वो एक टिपिकल फॉन्ट में दिए हुए थे, यानी कि बोल्ड किए हुए थे। तो आपको भी चाहिए कि किसी पेन से, या बेटर रहेगा जैसे मार्केट में ना ग्रीन कलर का हाइलाइटर आता है, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा और सजेस्ट करूंगा। अब आप बोलो सर एक और चीज़ आपके दिमाग में आ गई, पहले नहीं आपने बताई। हाँ, पहले मेरे दिमाग में फ्रैंकली नहीं आई। एक हाइलाइटर भी आप खरीद लो, या अगर आपके पास हो, और जब तक नहीं है तो आप पेंसिल या पेन से ही अंडरलाइन कर लो। तो जब आप पढ़ रहे थे चैप्टर तो उसके अंदर जो कुछ भी दिया हुआ था उसको आप जो है वो यूज़ कर लें और हाईलाइट करके फिर जैसे सेकंड वीडियो में या हर वीडियो के एंड में मैं जब आपको वोकैबुलरी दूं तो उसका मीनिंग आप लिख पाएंगे। सो आई एम स्टार्टिंग दिस। थोड़ा मैं बड़े फॉन्ट साइज में ले लूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए इसको देखना और लिखना। सबसे पहला वर्ड जो मैंने इसमें बोल्ड किया हुआ था वो है डिस्ट्रेस। ये डिस्ट्रेस वर्ड हमारे पास सामने आया था तब जब हमने महसूस किया कि एम हैमिल को जब ये ऑर्डर मिला बर्लिन से, जर्मन गवर्नमेंट से, कि अब फ्रेंच पढ़ाना कर देंगे बंद और कल से जर्मन टीचर जर्मन पढ़ाएगा, तो डेफिनेटली टेंशन हुई, है ना, पेन हुआ मिस्टर हैमिल को जो कि टीचर हैं। तो इसका जो मीनिंग है आप लिख सकते हैं, दिस इज सॉरो और पेन। यानी इस वर्ड का जो मीनिंग है वो है सॉरो। एक होता है ना, जैसे हम बहुत उदास हैं, हम टेंस हैं, हम अब दर्द महसूस कर रहे हैं। एक होता है फिजिकल पेन और एक होता है मेंटल पेन। तो इस डिसीजन से, इस ऑर्डर से जो जर्मन गवर्नमेंट ने दिया, उनको एक मेंटल पेन हुआ, है ना। चलिए दूसरा वर्ड हम ले रहे हैं, दिस इज स्कॉल्डिंग। ये होता है किसी को अगर डांट पड़ती है तो, है ना। इसका मीनिंग लिखेगा एंग्री रिब्यूक। रिब्यूक होता है जब किसी को डांट पड़ती है ना। बुरा भला कहना तो नहीं कहूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर होना क्या था, किस सेंस में ये वर्ड यूज़ हुआ है आपके चैप्टर में, कि एम हैमिल ने पिछले दिन उनको रूल्स ऑफ पार्टिसिपल पढ़ने के लिए कहा था और साथ में ये भी बोल दिया था कि भाई ये मैं सुनूंगा, आपसे रिसाइट करना होगा अगले दिन। और फ्रेंड्स को तो कुछ आता नहीं था, तो वो डर रहा था कि मैं स्कूल जाऊँगा तो मेरे को डांट पड़ेगी। तो उस सेंस में ये वर्ड स्कोल्डिंग जो है वो आया है। फिर एक और वर्ड आया है अनयूजुअल काम। अनयूजुअल काम। आम तौर पर फ्रेंड्स जब स्कूल पहुंचता था तो बहुत शोर सा होता था, एक हंगामे जैसी स्थिति होती थी, बच्चे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बेंच खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। बट उस दिन जब वो पहुंचा तो स्कूल एकदम शांत था, जस्ट लाइक संडे। तो दैट वाज द अनयूजुअल काम, शांति, है ना। अनयूजुअल वर्ड का मीनिंग दे रहा हूं, नॉट कॉमन। आम तौर पर ऐसा नहीं होता था। सो दैट वॉज द अनयूजुअल काम। काम वर्ड का मीनिंग अगर इसके दूसरे वर्ड का दूं तो वो है लैक ऑफ नॉइज। उस दिन जिस सेंस में यहाँ यूज किया गया है वो है लैक ऑफ नॉइज, यानी कि शोर नहीं था, बिल्कुल काम। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट जो वर्ड मैंने लिया था वो है फॉर्मल क्लोथ्स। आमतौर पर देखिए कि जैसे आप अपने घर में जब होते हैं तो आप रूटीन कपड़े पहनते हैं, उसमें कई बार कोई खास बात नहीं होती, कई बार वो मैच नहीं भी कर रहे होते। नहीं, हम घर में जब होते हैं तो कई बार मैचिंग कपड़े थोड़ी देखते हैं, रिलैक्स कपड़े पहन लेते हैं। कई बार कुछ थोड़ा कोई कपड़ा पुराना होता है उसको भी पहन लेते हैं, है ना। लेकिन जब हम किसी पार्टी में जाते हैं या जैसे अगर हम स्कूल भी आ रहे हैं तो एक फॉर्मल क्लोथिंग है, कईयों में टाई होती है, बेल्ट है, शूज़ प्रॉपर हैं, नेल प्रॉपरली कट हैं, है ना, हेयर्स प्रॉपरली कॉम किए गए हैं। तो ये सब चीज़ें एक फॉर्मल क्लोथिंग हो गई, करेक्ट। तो इसको मैं, इसका मीनिंग अगर लिखवाऊँ तो वो है क्लोथिंग फॉर सोशल इवेंट्स या व्हेन यू आर इन पब्लिक लाइफ।
जब आप बाहर जाते हैं, बाहर जाने में भी अगर आप माना पार्क में घूमने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तब तो आप कुछ भी पहन लेंगे, सिंपल टी शर्ट डाल लेंगे, है ना। लेकिन जब आप किसी सोशल इवेंट में जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा किसी वेडिंग में जा रहे हैं या किसी प्राइज सेरेमनी में जा रहे हैं या किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, देन यू विल बी इन योर फॉर्मल क्लोथ्स, करेक्ट। नेक्स्ट इज ग्रेव। ये वर्ड कहाँ यूज़ हुआ था? एक्चुअली जब अनाउंसमेंट की एम हैमिल ने कि भैया अब कल से टुमारो, फ्रॉम टुमारो देयर विल बी जर्मन टीचिंग, द न्यू टीचर विल ज्वाइन, दैट इनडायरेक्टली मीन्स दैट ही विल बी रिजाइनिंग टुडे। तो हिज लैंग्वेज वॉज वेरी ग्रेव, गंभीर, टेंस, ही वॉज वेरी टेंस, है ना। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं टेंस वो किस तरह से उसकी भाषा थी, तो ही वॉज वेरी गंभीर, गंभीर, ग्रेव, tense. That was you can say the correct meaning of this word grave, जिस सेंस में यहाँ यूज हुआ, गंभीर थे, है ना। और साथ में लेकिन उनकी लैंग्वेज उस दिन जेंटल भी थी, ओवरऑल उनका बिहेवियर ही उस दिन बड़ा जेंटल था। फ्रेंड्स ने ये कंप्लेंट की है स्टोरी में कि उनके टीचर जो थे वो बड़े ही एक तरह से स्ट्रिक्ट थे, वो अपने रूलर का बड़ा यूज़ करते थे, फुट्टा, वो बड़ा उनकी पिटाई शिटाई करते थे। बट उस दिन जब वो लेट आए तो भी इन्होंने नहीं डांटा, जब वो अपनी बारी आने पर प्रॉपर्ली रिसाइट नहीं कर सका जो उनको बोलने के लिए कहा गया था, तो भी उसको नहीं डांट पड़ी। तो उस दिन जो है ना वो उनका बिहेवियर ओवरऑल ही बड़ा जेंटल था, सॉफ्ट था, है ना। तो इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं शोइंग काइंड टेम्परमेंट। वैसे आप बोलेंगे सर आप वर्ड मीनिंग में एक और नया वर्ड खड़ा कर देते हो, बट दिस इज हाउ इट इज। अब एक और नया वर्ड आ गया, टेम्परामेंट, है ना। हम किस तरह से किस सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, दैट इज टेम्परामेंट, है ना। कई कई लोगों का टेम्परामेंट बड़ा शांत होता है, कई बड़े अग्रेसिव होते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं। तो यहाँ पर जो था जेंटल बिहेवियर था, ग्रेव था, थोड़े गंभीर थे और जेंटल, सॉफ्टली उन्होंने अपनी बात रखी। खैर, जो हमारे हीरो हैं मिस्टर फ्रेंड्स, उनको कुछ पढ़ के बताने के लिए कहा गया जो होमवर्क में मिला था, तो दैट वाज रिसाइट, है ना। तो रिसाइट वर्ड का मतलब है बेसिकली रिपीट अलाउड, कि आप जोर से जो है इसको रिपीट कीजिए, या अपने जो सुनाना होता है, जैसे होता है ना भाई आप इस चीज़ को सुनाइए हमें, सो दैट वाज रिसाइट, रिपीट अलाउड, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनडिफरेंस, ये वर्ड किस सेंस में यूज हुआ? जहाँ तक इनडिफरेंस का सवाल है, एम हैमिल ने बाद में ये रिपेंट किया कि हम सब लोग, चाहे मैं एज ए टीचर, आप लोग एज ए स्टूडेंट, और उस दिन बैक साइड पर विलेजर्स भी बैठे हुए थे, उनके लिए भी ये बात कही कि हम सब फ्रेंच सीखने के प्रति, जो कि हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हम लोग बड़े इनडिफरेंट थे, लैक ऑफ इंटरेस्ट। इनडिफरेंस का मतलब यहाँ पर है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि हम ध्यान ही नहीं देते थे सीखने पर, हमारा जो है वो एक तरह से उस पर फोकस ही नहीं था। हम सोचते थे कि भाई ठीक है, सीख लिया तो सीख लिया, नहीं सीखा नहीं सीखा। खुद उन्होंने भी बोला ना कि जिस दिन मेरा मन करता था कि नहीं पढ़ाना है और मेरे को फिशिंग पे जाना है, मैं बच्चों की छुट्टी दे देता था, और कभी कभी बच्चों को फार्मिंग पे भेज देता था। और पेरेंट्स भी कई बार यही करते थे कि थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए बच्चों को काम पे लगा देते थे। तो ओवरऑल सभी में, वहाँ के लोगों में नेटिव लैंग्वेज जो कि उनकी फ्रेंच थी, उसको लर्न करने के मामले में वो लोग सीरियस नहीं थे, लैक ऑफ इंटरेस्ट। जैसे होता ना हमारे में भी, अभी भी बच्चे 12th में आके भी 11 साल तो चलो जैसी भी ज़िंदगी बिताई, अब 12th में तो बोर्ड्स हैं, मार्क्स अच्छे लेने हैं, उसी के बेसिस पर आगे आपको कॉलेज में एडमिशन्स मिलना है। बट समटाइम तब भी स्टूडेंट जो है वो इनडिफरेंट ही रहता है, उसको लगता है यार किसी तरह से छुट्टी हो जाए, मुझे कम से कम पढ़ना पड़े, कोई मतलब इंजेक्शन लगा दे मेरे को पढ़ाई का, और बस फिर मुझे पढ़ना ना पड़े, बाकी टाइम मैं अपना व्हाट्सएप फेसबुक पे बिता लूँ। तो ये टेंडेंसी जो है वो फिर प्रॉब्लम करती है। अब जैसे उसमें अचानक ये हो गया कि भाई अब कल से नहीं होना, तो ऐसे कोई भी चीज़, मैं ये नहीं कह रहा भगवान करे आप लोगों के साथ ऐसी कोई चीज़ फेस करनी पड़े, लेकिन बेटर ये रहता है कि समय रहते हम चीज़ों को सीखें, समझें, पढ़ें, सीरियसली लें चीज़ों को, इनडिफरेंट ना रहें, है ना। सो इनडिफरेंस इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब हम बात करेंगे एक और वर्ड की, विच इज़ नेटिव। नेटिव होता है जैसे कोई मूल निवासी होता है ना, कि भाई मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, यानी कि कहाँ मैं पैदा हुआ, बर्थ। तो जो आदमी जहाँ पैदा होता है वहाँ की भाषा, दैट इज़ नेटिव लैंग्वेज, करेक्ट। जैसे मान लेते हैं मेरा जन्म भारत में हुआ, और जहाँ मेरा जन्म हुआ दिल्ली में, यहाँ पर हिंदी मुख्यतः बोली जाती है। अब कल को मैं जो है किसी और कंट्री में सेटल हो जाऊँ, तब भी क्योंकि मेरा बर्थ इंडिया में हुआ, तो आई विल ऑलवेज रिमेन इंडियन एज सच। कम से कम मैं अगर बाहर की नेशनैलिटी ले भी लूँ तब भी मैं इंडियन तो रहूँगा ही, तो नॉन रेजिडेंट इंडियन बन जाऊँगा।
और दूसरी बात ये है कि जो मेरी नेटिव लैंग्वेज होगी वो हमेशा हिंदी कहलाएगी, बिकॉज व्हेन आई वाज बॉर्न इन इंडिया, और उस समय सब लोग हिंदी बोल रहे थे। तो ये यहाँ पर उस सेंस में ये नेटिव वर्ड का जो है वो यूज़ किया गया है, ठीक है ना। सो अ पर्सन बॉर्न इन स्पेसिफाइड प्लेस, कोई आदमी कहाँ पैदा हुआ, ये चीज़ हमेशा लाइफ भर उसके लिए रेलेवेंट रहती है, इम्पॉर्टेंट रहती है, करेक्ट। एक और वर्ड हम ले रहे हैं, चोक्ड अप। एक्चुअली हुआ क्या था कि लास्ट में जब उन्होंने अपनी स्पीच पूरी कर ली तो वो उठ के खड़े हुए और कुछ बोलना या बताना चाहते थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। चोक्ड अप यहाँ पर जिस सेंस में यूज्ड है वो है इमोशनल। वो इतने इमोशनल हो गए, भावित जिसको कहेंगे, कि वो कुछ कर नहीं पाए। तो इसलिए फिर वो उन्होंने जो है बोर्ड पे बस जो है ना, वो मैंने आपको बताया था ना, वी विल लव फ्रांस से, वो उन्होंने लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस, जिसका मीनिंग है इंग्लिश में। तो वो उन्होंने बस वो लिख के एक जेस्चर किया कि भैया जाओ, हो गई छुट्टी। दोपहर के 12 बज गए थे और काम ख़त्म, है ना। तो लास्ट वर्ड जो मैं इस जो आपको फर्स्ट वीडियो बताई उसके अंदर से जो वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव करने की कोशिश में, वो है जेस्चर। ध्यान से देखिएगा, इसको गेस्चर नहीं बोलना है, ग नहीं ज। मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ हिंदी में, ये है जेस्चर। कुछ इस तरह से जेस्चर, है ना। और अगर मैं इसको इंग्लिश में इसका मीनिंग दूं आपको, इसका इंग्लिश में अगर मैं आपको दूं मीनिंग, तो इट इज़ मूवमेंट, एक सेकेंड, इट इज़ मूवमेंट ऑफ हेड और हैंड, यानी सर हिला के जैसे हम कुछ बताते हैं या हाथ हिला के कुछ बताते हैं, टू एक्सप्रेस एन आइडिया। कोई भी जो हमारे मन में विचार होता है, जैसे हम कई बार दूर से इशारे से बुलाते हैं ना किसी को, आ जाओ चलें, या बाय कर देते हैं भाई तुम जाओ मैं नहीं जा रहा, समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ अ जेस्चर, मूवमेंट ऑफ हेड और हैंड टू एक्सप्रेस एन आइडिया, ठीक है जी। सो जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी उस हिसाब से हम आपकी वोकैबुलरी हर वीडियो के एंड में या अलग से उसके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो देके इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको प्रॉपरली नोट डाउन करें। आपका जो असाइनमेंट आपको दिया गया है उसकी बैक साइड पे आप इसको नोट कर सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी। डेफिनेटली अच्छे वर्ड्स आप सीखेंगे, और फिर सिर्फ आपको भी पता है कि आपके अंदर सिर्फ राइटिंग स्किल्स नहीं है, और जो आपके सिलेबस का हिस्सा है जिसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, आर्टिकल्स लिखने हैं, है ना, उन सब चीज़ों में, नोट मेकिंग में कहीं ना कहीं अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, नए नए वर्ड्स आप सीखते हो, तो उससे वो पोर्शन भी इंप्रूव होगा। और फिर 12th ही ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी तो अभी इसके बाद शुरू होनी है। देखा जाए तो अभी तक तो आप बहुत सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, और आगे चल के आपको रियल लाइफ में रियल एक तरह से फाइट करनी है। अभी तो सिर्फ आप अपने स्कूल में 50 या 100 बच्चों में, 200 बच्चों में पढ़ रहे हैं, कल को आप हज़ारों बच्चों में एक साथ कम्पीट करते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में बैठते हैं। और इंग्लिश अगर आप अपनी इंप्रूव करते हैं वोकैबुलरी के थ्रू, जो इंप्रूव होगी बेसिकली, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, है ना। खैर, मैं आपको अपनी तरफ से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो से ही हम स्टार्ट कर रहा हूँ, और अपनी तरफ से मैं आपको पूरा 100% सिलेबस जो है इन फुल डेप्थ करवाऊंगा। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और किस तरह से हमारे से जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू।